बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, बहुत अहम आज कुछ मामलात हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। अदालती मामलात जो हैं वो देखा जाए तो आज कुछ ज़्यादा सामने आए हैं, लेकिन एक और जो अहम बात है और वो ये कि पंजाब हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है हतक इज़्ज़त का, और वो क्या है और उससे जो है वो एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, इस पर ज़रा आज डिटेल से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले शामी साहब ज़रा हम बात कर लें एक ख़त, या यूँ कह लीजिए दो ख़त जो लिखे गए, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की तरफ से, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से। उस पर आज तो दो बेंच बन गए ना। जी सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल के दो बेंच आज उनकी इब्तदाई समाअत हुई। उनकी तौहीन अदालत की दरखास्तों की समाअत होगी। बिल्कुल। और आज जो समाअत हुई है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़त से मुतल्लिक जो बेंच बना है, जी सर, उसकी हेयरिंग हुई है। जी हाँ। और उसमें ये कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तो अपने ख़त में कहा कि मुझे यानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े अफसर का ये पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और ये भी पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से भी पीछे हट जाओ। और ये जो ऑडियो लीक का मामला है, इसमें ज़्यादा ना अपने आप को मुश्किल में डालो। अब इस पर वो हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी आप कौम से खिताब किया सर, आज गैर मामूली तौर पे एकदम नमूदार हुए और कहा है कि ऐसा तासुर हो रहा है कि जैसे मदाखलत हो रही है, में लाया जा रहा है। सुन लें सर ज़रा उन्हीं की ज़बानी ज़रा दिखाइए जी। आज मंसूर अवान साहब क्या फरमा रहे थे? ये जो मंसूर अवान साहब बहुत अच्छे वकील हैं और बड़ी इज्जत है उनकी, लेकिन जो बात उन्होंने कौम से पैगाम में कही है वो अदालत में कहनी चाहिए थी। वहाँ दरख्वास्त दें, वहाँ अपना नुक्ता नज़र बयान करें। भाई बाबर सत्तार साहब तो एक कतई बात कह रहे हैं ना, तो जिन पे गुजरी है। तो बहरहाल इस मामले में ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। सर, इस वजाहत की भी वजाहत आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दी, ज़रा उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या फरमा रहे थे। दिखाइए जी। तासुर को रद्द कर रहे हैं सर वो मुबैना मदाखलत के। देखें, तारड़ साहब बहुत सीनियर वकील हैं। मेरी गुजारिश तो ये होगी कि जो कुछ भी वो फरमा रहे थे, ये अदालत के सामने कहना चाहिए ना। अदालत जो अदालत समाअत कर रही है, वहाँ जाके अपना एक नुक्ता नज़र आप पेश करें। और मेरा ख्याल अदालत ऐसा तो नहीं कर सकती कि जो हसास मौज़ूआत हैं, अगर कि इन कैमरा उनकी समाअत की ज़रूरत हो तो कहे नहीं जी हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये मामलात सारे जो अदालत के मामलात हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या जो सोशल मीडिया पर मैसेजिंग के ज़रिए से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मैसेजिंग के ज़रिए से नहीं तय होने चाहिए। इन सब को अदालत के सामने अपनी मारूदात पेश करनी चाहिए। और देखिए, कोई ऐसी बात हो रही है या नहीं हो रही है, यही तो सवाल ज़ेर तफ्तीश है। ये बात, इसका सख्ती से सद्देबाब होना चाहिए। अदलिया जो है, आला अदलिया, उसको किसी सिक्योरिटी अदारे के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई गलत फहमी हो गई है तब रफा हो जाएगी, आइंदा के लिए कोई ज़ाब्ता कार बन जाएगा। मगर ये जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है और जो चहमगोइयाँ हो रही हैं और जो बातें बयान की जा रही हैं और जिस तरह इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, अब तो देखें ना, अब अदलिया ये कह रही है कि सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई जा रही है उस पर भी तौहीन अदालती कार्रवाई हो रही है। अब सोशल मीडिया को कौन लगाम डाले? अब बाबर सत्तार साहब के को जिस तरह निशाना बनाया गया, तो ये जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, मंसूर उस्मान अवान साहब हों, अता तारड़ साहब या अताउल्लाह तारड़ साहब हों, अल्लाह तारड़ साहब भी एक बड़े अच्छे वकील हैं। वो कह रहे हैं सर, वो उन्होंने जो जुमला, अगर आप कहीं जाते हैं छोटा सा उनका जुमला सुना देते हैं, दिखाइए जी खतूत के जरिए। तारड़ साहब की राय भी अपनी सार आंखों पर है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये सारी बातें जो हैं कमरा अदालत में होनी चाहिए ना। अगर किसी शख्स खत लिखता है या राब्ता करता है आउट ऑफ कोर्ट, कोई कहता है कि भाई आप इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए ना सर। ठीक है, नहीं ये अदालत में आके बात कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब से मिलिए, उनको मारूजात पेश कीजिए। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसों का और बयानात का मौजूद नहीं है सर। और ये तासुर जो है इसको दूर कीजिए। अदलिया जो है उसके बारे में जो शुकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं और बड़े यानी उससे पाकिस्तान का जो पूरा
निज़ाम है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा। तो उनकी असूली बात तौर पर तो मुझे उनकी बात में वजन लगता है। अच्छा। लेकिन ये सारा मामला अदालत में होना चाहिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को करना चाहिए, एडवोकेट जनरल को करना चाहिए, या उनके जो वकील मुतलका है उनको मारूजात पेश करनी चाहिए। और फिर अदालत भी, जाहिर है कि अदालत भी हमारी अदालत है ना, पाकिस्तान की अदालत है, आंखें बंद करके तो नहीं बैठती। सर, जब इसीलिए खतूत के हमारे मतन चीफ जस्टिस जो थे सरदार इकबाल साहब जी मरहूम, वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहा करते थे। वो क्या? उन्हें कहा इंसाफ तो अंधा होता है। हाँ, वो बिल्कुल देखा, पट्टी बंदी होती है वो, लेकिन जज को अंधा नहीं होना चाहिए। और जज के फैसले बोलने चाहिए, जज को भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ तो अब ये भी हो गया ना कि जज हजरात तरह तरह के रिमार्क्स देते हैं। अब एक हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने तो कहा ये इनको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स दे देंगे तो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के दरगाहों के आगे जाएंगे। सर, उस पर कल जवाब दिया है मरियम साहिबा ने, लेकिन हम जवाब दिया। अब ये इलेक्ट्रिक जो है ये मोटरसाइकिल, इसमें तो वन व्हीलिंग होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जजों को जेब नहीं देते। सर, उन्होंने पाबंद भी कर दिया है कि इस पर आप कोई बयान भी नहीं दे सकते। गुजरा मतलब अच्छी बात नहीं है। ये आप यानी हम क्यों, मतलब आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? पूरी कौम जो है, हर शख्स आपे से बाहर हो रहा है। तो जिन लोगों की तरफ अब अदलिया है, उसका आला मुकाम है, अरफा मुकाम है, उसके लोग रहनुमाई के लिए देखते हैं, अपनी दाद फरियाद लेके जाते हैं और सुनवाई उनकी होती है, उनको इंसाफ मिलता है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और अदलिया के बारे में कोई बयानात जारी करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जरूरत नहीं है। आप अदालत में जाइए, वहाँ अपनी मारूदात पेश कीजिए, वहीं सुनवाई होगी आपकी, और होनी चाहिए। सही है। आगे बढ़ने से पहले सर सिर्फ ये कि क्योंकि जवाब इसलिए दिया कि खतूत जो है सर, उनके मतन भी तो लीक हो रहे हैं ना भाई, सर। मतन वो अदालत में हो रहा है, वो तो हो रहा है। अब खतूत हमने तो नहीं लिखे ना, जजों ने लिखे है ना। हाँ, तो फिर चलें सर, आपने जिक्र किया है कि जी एहतियात से काम लेना चाहिए। अब एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि पंजाब की हद तक हर शख्स को लेना होगा, हर शख्स को लेना होगा। जो लोग पैगाम भेजते हैं जी, जो सर्वेलेंस करते हैं, जो नहीं सर नहीं, जो ख्वाबगाहों में कैमरे लगाते हैं। आप वहां जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं यार। मैं बात कर रहा हूं तमाशा है यार। पूरा मुल्क का निजाम आप जमीन बोझ करना चाहते हैं। अदलिया की बेतौकीरी हो जाएगी, फिर बाकी क्या रहेगा? चलें, जो सर पंजाब हुकूमत ने काम किया जरा उसकी बात कर लेते हैं। जो डेफेमेशन जो लॉ लेकर आ रहे हैं, नहीं अभी तो इज्जत का एक कानून लेके आ रहे हैं, और पंजाब वो कानून जो है वो काबीना ने मंजूर कर लिया है, अब असेंबली में पेश कर दिया है। अब जो स्पीकर है हमारे मोहम्मद अहमद खान साहब, मलिक जी सर, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, वो अब उनका वो राब्ते कर रहे हैं मीडिया की तंजीमों से, CPNE से, APNS से, PBA से, ताकि उनका फीडबैक ले सके। अच्छा, देखिए, मुझे असूली तौर पर तो इस बात से इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं तो इस मामले में पेश रहा हूँ कि हद तक के इज्जत के कानून को सख्त बनाना चाहिए, इसके फैसले जल्द होने चाहिए। लेकिन ये कानून, इसकी कानून साजी जो हो रही है, तो उसमें तो फिर जो मीडिया की तंजीमें हैं, जो CPNE है, जो APNS है, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, और एक वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलमेंडा है, वो सारे जो हैं, इनसे आप मशवरा कर ले, PFU से मशवरा कर ले, एक इजलास बुला ले, इनकी भी इनपुट ले ले, तो क्या हर्ज है इसमें? जो हम कानून साजी जो है उसमें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन 3 दिन का अगर वक्त लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बेहतर कानून बने, बाद में तरामीम ना करनी पड़े, हंगामा होता रहेगा। हाँ जी, हाँ, अच्छा मौसर कानून होना चाहिए, बिल्कुल लोगों को, यानी किसी की इज्जत से खेलने वालों को सजा होनी चाहिए, तावान होना चाहिए, हर्जाना अदा करे, और तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि बरसों से मुकदमे जो हैं लटक रहे हैं। ये सब काम होने चाहिए। किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, सोशल मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया का हो। सोशल मीडिया तो हमारे दायरे से ही अलग है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके दायरे में आ जाएगा ना। और प्रिंट मीडिया, वो तो उनका कानून की कहानी अलग है। प्रिंट मीडिया का मामला अलग है, उनकी तो प्रेस काउंसिल भी बनी हुई है। सही। और ये तो इनका एक
ये तो हर शख्स को पता है ना, लाइसेंसी कौन है, डिक्लेरेशन होल्डर कौन है, बात कौन कह रहा है, कैसे कर रहा है। हम तो देख डंके की चोट बात कह रहे हैं ना, रिकॉर्ड पे होते हैं, हमारी जवाबदेही तो आसान है। और जो नामालूम अफराद हैं सोशल मीडिया उनका मैं मुकदमा क्यों लड़ूं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन बहरहाल ये हद तक के इज्जत के कानून का ये मतलब नहीं है कि आप हमारी मीडिया वालों की हद तक शुरू कर दें, उनसे तौहीन में सलूक शुरू कर दें। ये बात भी नहीं ना, हर चीज में तवाज़ुन होना चाहिए। ऐसा ही है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप मशावरत कर लीजिए, बैठ जाइए, अपनी सुना दीजिए, दूसरों की सुन लीजिए। कानून तो होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो। ये सर इब्तदाई जो और मौसर होना चाहिए। हाँ, वो यही पूरी दुनिया में हद तक के इज्जत का कानून जो है वही चेक है मीडिया के ऊपर। बड़े बड़े सर हर जाने पे हुए हैं, होने चाहिए। किसी को क्या हक है किसी के बारे में झूठ फैलाए, इल्जाम तराशी करे, और ये कोई हक नहीं दिया जा सकता। सर इसमें जो थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ा, ये 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें एक तो ये कि द ट्राइब्यूनल शैल डिसाइड द केस विदिन 180 डेज। करेक्ट। हाँ जी, 180 दिन के अंदर। हर कानून में ये लिखा होता है, किसी पे अमल नहीं होता। क्योंकि दस्तूर में लिखा हुआ है कि जो मुकर्ररा वक्त में काम नहीं होगा बाद में भी हो जाए तो ठीक हो जाए। तो ये सारा कुछ करने की जरूरत है। इसकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते इस वक्त, वो बाद में जायजा लेंगे। ठीक है। फिलहाल तो असूली बात कर रहे हैं कि आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मीटिंग कर लें, उनकी सुन लें, इनपुट ले लें, और उसमें जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो कर लें। ये आपके हक में भी अच्छा है और हमारे हक में भी अच्छा है और लोगों के हक में भी अच्छा है। चलें सर देख लेते हैं इस पर डिटेल से, फिर हम यानी कि अगले प्रोग्राम में भी बात कर लेंगे, क्योंकि बड़ा मतलब यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमें हर काम की जल्दी होती है यार। ट्रैफिक तो रूल्स नाफिज नहीं होते आपसे। आप देखें रोज लोग मरते हैं सड़कों पर, किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती, न वजीर आला, न वजीर आजम, न हमारी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है। मरते जा रहे हैं लोग, अपाहज हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। 1000 एक्सीडेंट होता है सर पंजाब में रोजाना। आप मुझे बताएं किसी कोई है जो देखे कि पंजाब के क्यों हो रहे हैं? और ये सड़कें जो हैं ये कैसे खून के यानी मौत के कुएं बनी हुई हैं। ये तो काम तो ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं होते जिस हुकूमत से और जिस इंतजामिया से, वो लॉ ऑफ डेफेमेशन कैसे नाफिज करेगी? सर लेकिन इस बात की तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, इस बात को कोशिश तो कर रही है ना यार, कि कोशिश जो है वो की है। और आगे जल्दी क्या, या तो काम बरसों नहीं होता। अच्छा, या जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, वो सहज पके सो मीठा हो। 2 दिन 4 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, इस पे अभी होंगी सर कि मुशावरत जो आप कह रहे हैं, कल इस पे इजलास भी होना कमेटी का। अच्छा सर, आज जो है वो एक तो कल जब कश्मीर का क्या हुआ? सर कश्मीर की हम बात करते हैं, मैं अगर आपको कल, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे ना, जिस वक्त आप बात कर रहे थे कि जी फैसले मामलात पार्लियामान से हल होने चाहिए, सर उस वक्त पार्लियामेंट में क्या चल रहा था? उस वक्त दादा तक बात पहुंच गई थी। दादाओं तक। हाँ। वो हमारे उमर अयूब साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं। बिल्कुल। और हमारे गौहर अयूब साहब के बेटे हैं। बिल्कुल। और अब वो कह रहे थे कि जो लोग कानून शिकन, दस्तूर शिकन है ना, उनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ख्वाजा साहब ने दे दिया। सुने सर, फिर अयूब खान से शुरू कर लीजिए। हाँ, जरा दिखा दें दादा से अपने। तो चलिए, तो अब उनके जो ख्वाजा आसिफ के वालिद साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद सफदर, हमारे तो बड़े दोस्त थे, हमारी बड़ी न्याजमंदी थी उनसे, बुजुर्गों में शुमार थे हमारे। यहाँ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं नवाब कालाबाग के दौर में और अयूब खान के दौर में, वेस्ट पाकिस्तान असेंबली में। बिल्कुल। और बड़े धड़ल्ले के आदमी थे। अच्छा। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल-हक ने मजलिस शूरा बनाई तो उसके वो चेयरमैन बन गए। सही। उसके शूरा के चेयरमैन बने। और फिर जब इलेक्शन हुआ तो स्पीकर के उम्मीदवार थे वो। अच्छा। जनरल ज़ियाउल की तरफ से। अच्छा। और फखर इमाम जो थे वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए उनके मुकाबले में, और फखर इमाम जीत गए। अच्छा। ख्वाजा सफदर हार गए। वो तो भुट्टो की जो मुखालफत थी या भुट्टो साहब का जो दौर था, उसके जो मामलात थे वो उनको ले गए। यानी जनरल ज़ियाउल-हक की कुर्बत इस वजह से हुई ना। ख्वाजा सफदर तो बेचारे खद्दर का लिबास पहनते थे, बस पे सफर करते थे और सादा खाना खाते थे। चौधरी मोहम्मद हसन चट्टा और वो आते थे यहाँ, उनसे गप्पे लगती थी बात, और कलंदर लोग थे। तो उनका कोई
मनफत की तो बात थी नहीं। तो सर फिर माफी क्यों मांगते हैं वो? नहीं, माफी तो इन्होंने मांगी कि मजलिस शूरा के चेयरमैन बन गए और जनरल जियाउल हक का साथ दिया। वो भाई साथ तो इसलिए दिया ना, भुट्टो साहब ने जो तमाशा किया था इस मुल्क में, जीना हराम कर दिया था लोगों का। तो बहरहाल अब वो ख्वाजा साहब तो उनकी माफी मांग चुके हैं, पता नहीं उनको माफी अपने बाप की माफी मांग चुके हैं, वो अपने दादा की मांग लें। एग्जैक्टली। उसमें क्या हर्ज है? अल्लाह अल्लाह खैर, टिट फॉर टैट। वो कहते नहीं मैं तो अपने दादा के बेहाफ पर माफी मांगता हूँ कि अपने दस्तूर जो है मनसूख कर दिया उन्होंने। 1956 का दस्तूर जो 9 साल की मेहनत के बाद बना और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का जिसपे कंसेंसस था, कंसेंसस डॉक्यूमेंट, उसको वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने, खुदा उसको गारत करे, वो सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने और उन्होंने मिल के उसको तोड़ दिया। और फिर मुल्क दस्तूर क्या तोड़ा, मुल्क तोड़ दिया, उसकी बुनियाद रख दी। उनको भी तो सजा मिल गई ना फिर। अगर 56 का दस्तूर ना टूटता, इस मुल्क भी ना टूटता, ये बांग्लादेश ना बनता। तो आप किस किस बात कर रहे हैं? शुरू वहीं से हुआ ना सिलसिला इसका। तो उन्होंने सबसे पहला मार्शल लॉ लगाया इस मुल्क में, दस्तूर तोड़ा, और उसके बाद तो फिर अब दस्तूर तोड़ने की जरूरत तो उसके बाद किसी में हो नहीं सकी, मुअत्तल होता रहा, क्योंकि तोड़ने के तो नुकसान देख चुके थे। जनरल जियाउल हक ने भी मुअत्तल किया, परवेज मुशर्रफ ने भी मुअत्तल किया, इमरजेंसी लगा के। इमरजेंसी बात यह है। तो अब तारीख जो है वो तो दागदार है ना, तन हम दाग दाग शुद्ध बम्बा कुजा कुजा ने हम। अब अगर हमारे उमर अयूब साहब, हमारे बच्चे नौजवान हैं, उन्होंने अब तारीख अच्छी तरह पढ़ी नहीं, वो हमें लगे हैं मार्शल लॉ लगाने वालों का कि मुश्किल कसने चले हैं, तो उन्होंने कहा पहले तो आपके दादाजी का नाम है, इनसे निपट लीजिए। हाँ जी। तो फिर आप आज उसका सर वो जवाब दे रहे थे, कल पूरी बात की उन्होंने, लेकिन जब आज वो बात कर रहे थे और वो ख्वाजा सफदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो स्पीकर साहब ने उनको बोलने नहीं दिया। का तो लेना देना कोई नहीं बेचारों का। सर वो पता नहीं, सुनाए सर, मैं आपको दिखाऊं वो क्लिप जरा कि क्या हुआ, क्या दिखाइए जरा। बोलने नहीं दिया सर उनको। अब देखिए, फील्ड मार्शल अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, एक दफा नहीं तोड़ा, 2 दफा तोड़ा। 1962 का दस्तूर बनाया और फिर उसको तोड़ दिया, या खां के सपोर्ट कर गए। स्पीकर कौमी असेंबली को नहीं दिया। एक मीटिंग में जब वो अपनी सदारत छोड़ चुके थे, अच्छा, और हंगामा बरपा था मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का, तो कहीं मजीद नदामी साहब से उनका टाकरा हो गया, तो पूछने लगे अब आ गई आपकी जमहूरियत। अच्छा, अयूब खान ने कहा तंज ले ली अपनी जमहूरियत। उन्होंने कहा मेरी जमहूरियत कैसे, मेरी जमहूरियत होती तो आप स्पीकर कौमी असेंबली को इख्तिदार दे के रुखसत होते। आप अपना मार्शल लॉ लगा के गए हैं, या को दिया इख्तिदार आपने, मेरी जमहूरियत नहीं है, ये आपका मार्शल लॉ, इसको जवाब देना पड़ेगा। ट्रांसफर करके चलेगा। तो ख्वाजा सफदर जो है बेचारे, यानी एक बड़े दयानतदार, एक बाअसूल किस्म के यानी सियासी रहनुमा थे। उन्होंने ना को मार्शल लॉ लगाने में ना उसको हटाने में, भाई भुट्टो साहब ने जिद किया हुआ था सियासी कारकुनों को, तो जब जियाउल हक ने एक रास्ता खोला पॉलिटिकल प्रोसेस का, तो उन्होंने इसका सब उसके साथ हो गए। अच्छी बात है, आगे ताकि आगे धकेल सके। चलिए, उनके बेटे ने कहा जी मैं माजरत करता हूं, मैं अपने वालिद की तरफ से, चलो कर लिया, वो अपने दादा की तरफ से कर लें, चलो हिसाब बराबर हो जाएगा। सर ब्रेक पर जाने मगर असल बात तो यह है भाई, बाप दादा से कहां तक निपटते रहोगे। आज की बात करो, आज सोचो, तारीख से सबक हासिल करो, इकट्ठे मिलके बैठो। उमर अयूब साहब अपने जनाब खान साहब को भी कहें और वो अपने नवाज शरीफ साहब को भी कहें, ख्वाजा साहब सबको इकट्ठे मिलके बैठे, आज हालात ठीक करें, ब्रेक पे जाना है, आज जमहूरियत को मुस्तहकम करें, आज मामलात को बनाएं। माजी में कहां आप लोगों से उलझते रहेंगे। अब माजी को दुरुस्त करने का शौक है और हाल की फिक्र नहीं है, मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। और ये जो मुस्तकबिल तो है वो मुंह फाड़े आपको निगलने के लिए बेताब आ रहा है, डरे उससे। गड़े मुर्दे ना उखाड़े, फिलहाल गड़े मुर्दे उखाड़ते चले जा रहे हैं, उससे क्या फायदा है। एग्जैक्टली सर, अगर टाइम है मैं सिर्फ वो सुनाना चाह रहा हूँ जो बैरिस्टर गौहर ने, जो आज की आप बात करें, आज उन्होंने क्या कहा, खासकर खान साहब की माफ़ी से मुतालिक, वो माफ़ करने को तैयार हैं। दिखाइए जी। वो भाई को पहले लीडर हैं जो जेल में गए हैं, कितने लीडरों ने जेलें आबाद कर ली, कहाँ से शुरू कर लें आप, कौन कौन है जेल में नहीं गया।
आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लेना, तो अभी आपके सामने आप देखें क्या कैद भुगती है, नवाज शरीफ साहब ने नहीं भुगती और शाहिद खाकान अब्बासी नहीं भुगती। बिल्कुल। तो ठीक है, ये कैदो बंद का सिलसिला खत्म होना चाहिए, लेकिन कोई अनोखी बात तो नहीं है ना। दिल बड़ा करें और दिल पे पत्थर रखें और आगे की फिक्र करें। तो लीडर जो होते हैं, लीडर कवाल नहीं होते, कवाली करके मसाइल हल नहीं कर सकते आप। मसला हल कर तलाश करना पड़ता है, नतीजा पैदा करना पड़ता है, तब लीडर बड़ा होता है, और डायलॉग्स के जरिए, और डायलॉग के जरिए आगे बढ़ता है। अब ये बात तो दुरुस्त है, फौज को अपना काम करना चाहिए, एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए। आप इकट्ठे होकर रास्ता रोक ले, कानून की दीवार खड़ी कर दें और तय कर लें कि आइंदा से हम ये काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जिच करने के लिए किसी तीसरे के साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलें सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आते हैं। तो डायलॉग के जरिए जो एक मसला कश्मीर का हल हुआ, वहाँ क्या हालात हैं, हाँ उसकी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। शामी साहब, सर मुतालबात मंजूर हो गए, आज़ाद कश्मीर में जो हड़ताल थी वो ख़त्म हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो वापस लौटना शुरू हो गए जो मुजाहिरीन थे। और आज अलबत्ता वहाँ पे कुछ सोग मनाया गया और कहा गया कि जी मुजफ्फराबाद तक हमें जो है वो आने दिया जाए मुजाहिरीन को। फायरिंग हुई है ना, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनके और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, फायरिंग हुई हैं, हलाकतें हुई हैं उसमें। और ये तो इंतहाई अफसोसनाक मामला है ना, उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। देखें, ये कश्मीर का जो मामला है ना, ये इस तरीके से इसको डील नहीं किया जा सकता। और जो यानी कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको भी छूट नहीं दी जा सकती इस तरह खुली। तो ये तो एक पाकिस्तान की तारीख जो है, हमारी 75 साल की 70 साल की तकरीर 77 साल की, उसमें ऐसा वाक़या नहीं हो सका। कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो हुई है, और ये बड़ा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला दुश्मनों को। और ये देखिए, इसलिए बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि इसलिए कि इंटरनेट नहीं था और लोगों तो कम्युनिकेट नहीं हो सका, टेलीफोन सर्विस बंद थी, मोबाइल बंद थे, इसलिए लोगों को ये मालूम नहीं हो सका कि मुतालबात मंजूर कर लिए गए, तो बढ़ते चले आए मुजफ्फराबाद की तरफ। बड़ा जो कुछ भी हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदार जो है उनका पता लगाना चाहिए। ये इंतजामिया को इस तरह खुली छूट नहीं दी जाती। कम्युनिकेशन तो आप देखें, हाँ। अभी तो हमारे डॉक्टर गुलाम नबी फाई हैं जो कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के सरबराह हैं, बानी हैं और बहुत बड़े मुजाहिद हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के, अमेरिका में होते हैं और इन दिनों आए हुए हैं, उम्र गुजर गई इसी जिद्दोजहद में, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। और उनसे भी आज मुलाकात हुई तो वही कह रहे पाकिस्तान में दस्तक दे रहे हैं अहले इक़्तिदार को और आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे, और ताकि कोई रास्ता निकले आगे, तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है उसमें एक जज्बा पैदा किया जाए, हौसला दिया जाए कि पाकिस्तान खड़ा है। हमने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान पूरी ताकत से खड़ा है कश्मीर के साथ इंशाल्लाह, और खड़ा रहेगा, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। अब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे, दूसरे हमारे नुमाओं से मिलेंगे, आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे, इंशाल्लाह को तसल्ली होगी। वैसे इक़दाम की भी ज़रूरत है ना। मेरा तो ख्याल है एक स्पेशल एनवाय मुकर्रर कर देना चाहिए कश्मीर का। अच्छा, हाँ, एक ताकि उसका काम ही ये हो, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाए, एक वजीर के स्टेटस पे एक स्पेशल एनवाय मुकर्रर किया जाए। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब इस पे गौर करें, ये अच्छी तो बहरहाल हाँ, अब तो अब देखें, हाँ। या तो हंगामा ये हुआ और एक हंगामा वहां बरपा है चमन में, वो मुझे बता रहे लोग 8 महीने हो गए बॉर्डर बंद है। वो मेरे पास वो क्या है, मजलूम ओलसी तहरीक पाकिस्तान की, अच्छा। उसके सरबराह हैं हाजी सादक खान अचकज़ई, अच्छा। वो मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा भाई वहां तो 8 महीने से धरना दे के बैठे हैं लोग, बॉर्डर बंद है। क्यों? क्योंकि जो मुकामी इलाका है ना, चमन बॉर्डर के एरिया का, वहां तो एक जो अब हमारी जो बॉर्डर चलता है ना, एक घर उधर है, दूसरा घर इधर है, खानदान उधर है, सही है, खानदान इधर, तो वो पासपोर्ट के बगैर वो परमिट पे लोग आते जाते थे। अब हुकूमत ने कहा नहीं, पासपोर्ट के बगैर नहीं आ सकते आप। बिल्कुल। तो ये इस पर गौर करना चाहिए
तजारत रुकी पड़ी है, लोग परेशान खड़े हैं, बिजनेस रुक गया है वहां का, उस इलाके के लोग जो बिल्कुल। अब ये होना चाहिए कि वहां तो खुसूसी परमिट दिया जाए ना लोगों को, ताकि जो कबीले हैं आपस में आ जा सके वो तो मिल सके। बिल्कुल ऐसे तो कोई ये कोई जिद की बात है कि अब भाई कुछ चाहे कब पॉलिसी बना दे, कभी चाहे कब बना दे। अभी अब नेपाल के देखें, नेपाल से रोजाना सैकड़ों लोग जो हैं इंडिया आते हैं, जॉब करते हैं, चले जाते हैं। तो आप ये कोई तो ऐसा बंदोबस्त करे। सर यूरोप में देखिए ना, है ही नहीं वहाँ वो पर, तो अलग बात है ना कि वहाँ तो ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी। अब अमन तो बहाल हो गया है, लेकिन कीमत लेके गया है, और ये कीमत जो है ये मुझे तो बहुत सदमा पहुंचा है। ये इस तरह की मिस हैंडलिंग होनी नहीं चाहिए। चलें सर आगे बढ़ते हैं। एक तो आज कुछ अब ये चमन जो है उस पर तो गौर करें, उस बॉर्डर के इलाके के लोगों की बात तो सुने ना। कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला सुन रहेंगे सर साहब, ये क्या बात हुई यार। आप एक ऐसा लोगों को एक सदियों के पुराने मामलात जो हैं उनको उस पर खत तनसीक फेर दे, कोई स्पेशल अरेंजमेंट कर ले। बिल्कुल। अच्छा सर, आज जाते जाते वक्त थोड़ा सा रह गया, बस मैं डिस्कस कर ले। नैब तरामीम केस जो है सर, उसके अंदर बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत मिल गई। नैब के कानून में हमारे उमर अतयाब बंदयाल साहब के बेंच ने उनको कलअदम करार दे दिया, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसके खिलाफ अपील असेंबली ने की थी, उनके खत तनसीख फेर दिया। अब उसकी अपील चल रही है एक लार्जर बेंच के सामने जी। अब उसमें क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी उन्होंने कहा कि फरीक हैं वो भी, तो उनकी वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान भी ले लेंगे, उनको सुनवाई अच्छी बात है। इमरान खान साहब के जो दूसरे मुकदमे, आज तो मेरा ख्याल है वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसकी समाअत मुकम्मल हो गई सर। उसका फैसला महफूज हो गया है। फैसला महफूज हो गया। फैसला महफूज अब आर हो या पार हो कुछ पता तो लगे ना। वैसे तो अजीब बात है ना, क्या सर? पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, मुकदमा इमरान खान पे दर्ज हो रहा है। यही तो प्ली है उनकी सर। हम जेर समाअत मुकदमे पे तो कुछ नहीं कह सकते ना, जब फैसला आएगा फिर जायजा लेंगे उसका। सर इसमें अब देख लेते हैं कि खान साहब अभी जो एक कल खबर आई, मैंने कहा आपसे सर उसका जरूर करूं, पता चला कि जी वो अब चीफ जस्टिस सॉरी आर्मी चीफ को खत लिखने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अच्छी बात है। आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो भी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं। बिल्कुल लिखे सर। बाहर के अखबारात में, टेलीग्राफ में वो ये लिखते हैं कि जी मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जो है ना, मेरे सैयद जी के नाम लिख दें। सर क्या जवाब अगर पहुंच गया खत उन तक? इमरान खान साहब को भी गौर करना चाहिए, कुछ तलवन जो है उसका कम करना चाहिए। उन्होंने मजमून लिखा है जो एक बरतानवी अखबार में, उसमें टारगेट किया है, वो अच्छी बात नहीं है, इसका फायदा कुछ नहीं होगा। अब आगे बढ़ाए मामलात को। और अब मैं तो बार बार ये करता हूँ कि ये सियासी लीडरों के दरमियान, अब महमूद अचकज़ई है ना उसके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह, और मौलाना फजलुर रहमान को तो एक जैतून की शाख लहरा रहे हैं खान साहब। तो अचकज़ई साहब को आगे करें, उनके जिम्मे लगाएं, वो दूसरे सियासी रहनुमा से राब्ते करें और एक कोई कंसेंसस करें पैदा, और एक सुकून दें मुल्क को भी और अपने आप को भी दें। भाई ये जो लीडर हैं, पार्लियामेंट को हक हासिल है ना, दस्तूर में तरमीम कर दे, पार्लियामेंट को हक हासिल है कि कानून बना दे। बिल्कुल। तो आप जो अब ये काम खत्म होना चाहिए पाकिस्तान में कि भाई आप कभी एक अदारे से शिकायत, कभी दूसरे अदारे से शिकायत, ये हर एक अपनी अपनी हद में चला जाए, हद में रहे, और सियासतदान जो हैं उनको हदूद को तजावुज करने की कोशिश ना करें, तजावुज हदूद से। अच्छा हाँ, तो सर फिर खत हर कोई कहता है, मुझसे कहता कि रख नीची नजर अपनी, को उनसे नहीं कहता क्या निकलो यूं यहाँ होकर। ये भी तो है ना सर। एक सवाल है गालिब का शेर में कि जी ये जो ख़त लिखने की बात हो रही है, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ वो क्या लिखेंगे जवाब में। ओहो, कोई बात नहीं, लिखें। आपको गालिब का शेर याद आ गया, चलो पढ़ दिया आपने, लेकिन ये जरा मामला ये है कि ख़त जो है लिखें, मोहब्बत से लिखें और रास्ता निकालें और एक वक़ार के साथ लिखें तो अच्छी बात है। अगर कोई शिकायत है तो वो भी कर दें। अभी तो डॉक्टर फरीद मलिक साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कह दिया तकरीर में, 1973 का दस्तूर उस वक्त नहीं था, 1958 में, उसमें आर्टिकल 6 नहीं था,
और डॉक्टर फरीद मलिक साहब प्रोफेसर हैं, साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। तो जब 58 का जो ब्रेक लेनी है सर मैंने, जो उस वक्त ताजीरात पाकिस्तान में दफा 124 अलफ मौजूद थी, हुकूमत का तख्ता उलटने की सजा मौजूद थी कि नहीं मौजूद थी? कि आपको उसके दस्तूर की आर्टिकल 6 याद आ रहा है, दफा 124 अलफ याद नहीं आ रही? चलें एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।